जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों आज हम हिंदी पेडागोजी का 13th पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने 12 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है और मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहता हूँ जो सीटेट है दोस्तों, जो सीटेट है इसका जो एग्ज़ाम है दोस्तों 8 फैब 2026 संडे वाले दिन कंडक्ट होने वाला है। इसकी एग्ज़ामिनेशन डेट आ चुकी है दोस्तों और जो सीटेट का नोटिफिकेशन है वो भी दोस्तों नवंबर अक्टूबर तो भी चल ही रहा है दोस्तों और नवंबर मिड तक आराम से आ जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी दोस्त अगर मेरे से जुड़ के सीटेट की अगर तैयारी करना चाहता है या टेट की तैयारी करना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें दोस्तों मैंने सीडीपी के 9 वीडियोस को अपलोड कर दिया है और हिंदी पेडागोजी के दोस्तों 12 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है और आज हमारा ये हिंदी पेडागोजी का 13th पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सीटेट चाहे वो पेपर 1 की बात हो चाहे पेपर 2 की बात हो, अगर आपके 100+ मार्क्स आए तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो हम दोस्तों अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं। साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ये सेशन है दोस्तों मात्र 15 से 25 मिनट के ड्यूरेशन का ही होते हैं, जिसको क्या है आप बड़े ही आसानी से लैपटॉप या मोबाइल के सामने कम समय में ज़्यादा आउटपुट आपको गेन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ जैसे कि आपको पता है कि लंबे वीडियोस होते हैं, लेकिन मैंने इन वीडियोस को काफ़ी शॉर्ट बनाया है, सिर्फ 15 से 25 मिनट के ड्यूरेशन का ही, ताकि क्या है आप क्या है अपने जो हिंदी पेडागोजी है इस पर क्या है मजबूत पकड़ बना सकें। क्योंकि आपको पता है कि सीटेट में जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो क्या है हिंदी पेडागोजी के संदर्भ में ही आते हैं। और ये जो वीडियोस है इसका लिमिटेड टाइम रखा है ताकि क्या है आपको एक बोरिंगता महसूस ना हो अपने आप में और आप 15 से 25 मिनट तक आराम से लैपटॉप या मोबाइल के सामने बैठ सकते हैं, जिससे क्या है आपकी आंखों पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बाकी हम अपना सेशन अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है दोस्तों जो रियल एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसे ही निर्देश लिखा रहता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो मैं और साथ में दोस्तों मैं आप सभी से कहूँगा कि जो क्वेश्चन है मैं तो साथ में पढ़ ही रहा हूँ और आपको ऑप्शन भी समझाते हुए आगे बढ़ूंगा, लेकिन साथ में क्या है आप भी एक पढ़ने की हैबिट डेवलप करें, ताकि क्या है आप जब मॉक टेस्ट लगाएं और जब रियल एग्ज़ाम में बैठेंगे तो कम समय में आप बहुत ज़्यादा ही बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में हल कर लेंगे। और जो समय बचेगा आपका, जो बाकी पार्ट्स रह जाएंगे एग्ज़ाम के, उसको भी क्या है आप जो समय बचेगा उधर क्या है आप उसका प्रयोग करके आपके जो मार्क्स से 100 आ रहे होंगे उधर जाके आपके 120+ भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा। ठीक है, तो 8वीं कक्षा की बात हो रही है, मतलब उच्च प्राथमिक की बात है। इसमें यह कहा गया है कि जो दीप्ति है 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव की वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा। तो इसके प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना है। श्रवण मतलब क्या होगा? सुनने वाली प्रक्रिया। और वक्ता क्या होता है? जो बोलता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वाहन। तो आपको पता है कि बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वाहन तो कभी हो ही नहीं सकता ये वाला ऑप्शन, तो ये ऑप्शन तो दोस्तों वैसे ही रॉन्ग हो गया। फोर्थ ऑप्शन की बात करें बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, इसको भी हम रोकते हैं। आप ये बताइए, जब दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों से कहा है कि समान भाव वाली कविता का खोज कर सुनाने के लिए कहा, तो ये स्पष्ट है कि बच्चे को दीप्ति चाहती कि जो बच्चा है वो क्या है अपने भाव को, अपने एक्सपीरियंस को व्यक्त करे। तो इसमें सुनने से बात नहीं बनेगी अकेली। तो इस वजह से क्या है दोस्तों, जो बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना, तो जो श्रवण प्रक्रिया है, जो सुनने की क्षमता है, इसकी अकेली बात नहीं होगी। इस वजह से ये ऑप्शन दोस्तों रॉन्ग है। बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, क्या बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना दीप्ति का मतलब जो उद्देश्य है? तो दीप्ति का समान भाव का अर्थ समझाना उद्देश्य नहीं है। इसलिए वजह से क्या है दोस्तों ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि जो भी बच्चा होता है वो समान भाव से अर्थ नहीं समझता है, क्योंकि जो भी बच्चा होता है उसका आईक्यू लेवल अलग होता है, वो अपने अलग अलग
अपने आईक्यू के हिसाब से, जो उनका आईक्यू लेवल होता है बच्चे का, उसके हिसाब से वो समझते हैं, अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं। इस वजह से दोस्तों ये पहला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तो फोर्थ ऑप्शन बचा है, वो कह रहा है बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। तो एकदम सही बात है। तो जो दीप्ति चाहती है, तो दीप्ति का जो मेन उद्देश्य है वो यह है कि बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है। तो दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा, खोज कर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण यह है कि बच्चों के बोध स्तर का आकलन कर, कर करा जा सके। ठीक है ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा है दोस्तों, नेशनल पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, तो जो एनसीएफ है दोस्तों, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क है जो 2005 का, उसके संदर्भ में बात है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चों के डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। क्या मानती है, इसमें हम समझेंगे। तो इसमें देखो दोस्तों, एक ऑप्शन तो थर्ड हमें दिख रहा है, व्यवसाय। व्यवसाय मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, लेन देन से रिलेटेड है। तो क्या ये हो सकता है? तो क्या बच्चों के जो सबसे समृद्ध जो इन्वायरमेंट है, ये जो सबसे जो अच्छा परिवेश है, तो क्या व्यवसाय हो सकता है? नहीं। तो ये ऑप्शन तो दोस्तों वैसे ही रॉन्ग हो गया, थर्ड ऑप्शन। भाषा के लिए बात करें तो जो एनसीएफ 2005 है, इसमें क्या है, बच्चों की भाषा पर जोर नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। भाषा पे जोर दिया जाता है, लेकिन उसकी संस्कृति क्या है, उसकी किस संस्कृति से वो बिलोंग करता है, ठीक है ना, और किस भाषिक से वो बिलोंग करता है, इस पे जोर दिया जाता है, मतलब इंडिविजुअल पे जोर दिया जाता है। तो इस वजह से क्या है दोस्तों, जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी हमारा रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, ये है अस्मिता। अस्मिता को अगर हम इंग्लिश में समझें तो एक पहचान होता है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी। इस वजह से क्या है, जो एनसीएफ 2005 है या फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है 2005 की, भाषा को बच्चों के डैश अस्मिता आइडेंटिटी पहचान का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। नहीं। तो ये ऑप्शन भी क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तो पहला ऑप्शन जो सेकंड ऑप्शन है हमारा, व्यक्तित्व, मतलब कि इंडिविजुअल, जो व्यक्तित्व की बात कर रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है एक चिल्ड्रन में, उस पर वर्क करता है एनसीएफ 2005 या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। भाषा को बच्चों के डैश व्यक्तित्व इंडिविजुअल का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन दोस्तों, ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 138, इसमें क्या रहा है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो ये क्या है दोस्तों, ग्रामर व्याकरण की बात हो गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये व्याकरण के संदर्भ में बात है। तो मैं आपको एक बताता हूँ, सबसे पहले क्या है, मात्राओं की जब काउंट किया जाता है तो मात्रा काउंट की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जो मात्रा होती हैं वो 11 होती हैं। ठीक है ना, जो आ से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, अंक तक जाती हैं। बाकी जो अंतर जो आपको ये पता होना चाहिए, अब जैसे यहाँ पे या रा भी देखो, सा, लेकिन इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों, वो तो वैसे ही रॉन्ग हो गया। अब तीनों में क्या है, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन पहले आएगा। तो देखो, छोटी की मात्रा है सा सब में है, लेकिन आपको मैं बताता हूँ, जो व्यंजन होते हैं का से मा तक, ठीक है, और जो ये सॉरी, एक मिनट, ये जो इसको अलग कर दिया जाए थोड़ा, ठीक है ना। तो का से मा तक क्या दोस्तों, ये व्यंजन होते हैं, ठीक है, ये पहले आते हैं। और अंतरस्था व्यंजन जो होते हैं, अंतरस्था जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, यारा लावा, यारा ला और वा, ठीक है ना। तो देखो, रा ला, तो रा ला बाद में आ रहे हैं, माँ पहले आ रहा है, तो क्या है, व्यंजन पहले आ रहे हैं। तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन आया है व्याकरण से आया है, और मैं साथ में आपको बताता हूँ, जो सबसे पहले काउंट किया जाएगा, पहले मात्राओं को काउंट किया जाएगा पहले, उसके बाद क्या है, आप व्यंजन को काउंट कर सकते हैं, फिर यारा लावा को काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रकार से ये क्या है, एक मेथड होता है, और इससे हम पता लगाया जा सकता है। जैसे आपने इंग्लिश में भी देखा होगा कि आपको क्या है, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उसके हिसाब से डिक्शनरी वर्ड को आपको अरेंज करना होता है। उसी तरह से जो शब्दकोश है, जो हिंदी की बात करी जा रही है, जो हिंदी डिक्शनरी है, उसमें भी क्या है, इस रूल्स को फॉलो करते हुए हम और इसको हम क्या पढ़ते हैं, और हम ये डिसाइड करते हैं कौन पहले आएगा। तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे पहले क्या है, पहला ऑप्शन सबसे पहले आएगा। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों।
अब हम क्या है अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कहा है दोस्तों, और साथ में दोस्तों आप भी रीड करते रहें ताकि आपकी एक पढ़ने की आदत हैबिट डेवलप हो सके। और आप इस बात को याद रखना, जो 8 फ़रवरी है, इस 8 फ़रवरी 2026 मतलब अगली साल संडे के दिन 8 तारीख को सीटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, चाहे वो फिर पेपर 1 की बात हो और चाहे वो पेपर 2 की बात हो। कक्षा 6 की बात हो रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये क्या है उच्च प्राथमिक की बात है, जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के जितने भी शिक्षक होते हैं या शिक्षक बनना चाहते हैं उस, तो ये किसके, तो उच्च प्राथमिक स्कूल्स की बात हो रही है। इसके अंदर क्या है, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर कविता शिक्षण करा रहे हैं या कविता पढ़ाई जा रही है कक्षा 6 में, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? भिन्न भिन्न छंद की बात, तो भिन्न भिन्न छंद की बात उचित नहीं रहेगा, तो ये क्या है, फोर्थ ऑप्शन तो दोस्तों वैसे ही रॉन्ग हो गया। भिन्न भिन्न समास की बात, अगर छंद नहीं है तो समास कैसे हो सकता है, ये भी आप समझो, क्योंकि व्याकरण से रिलेटेड है दोनों, तो ये भी दोस्तों क्या है, ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। इसके बाद हम पहला ऑप्शन अगर देखें, भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग, मतलब क्या है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करना को क्या हम 6th क्लास में कविता शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान सकते हैं? तो ये ऑप्शन भी दोस्तों हमारा रॉन्ग है। क्योंकि क्या है, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन लिखा है भिन्न भिन्न भाव भूमि, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाव की बात है यहाँ, एक्सपीरियंस क्या बच्चा गेन कर रहा है, बच्चा उस कविता से क्या गेन करके और किस अनुभव से वो लिंक करके अपने अभिव्यक्ति, जब वो बच्चे को आप उसको अभिव्यक्ति की, जैसे बोलते हैं ना अभिव्यक्त करना, मतलब कैसे बच्चा अपने भावों को व्यक्त करेगा, अभिव्यक्त करेगा, जब आप उसे बोलने का मौका देंगे तो क्या वो भाव बताएगा, वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वो सेकंड है, कि भिन्न भिन्न भाव भूमि। ठीक है ना दोस्तों, कि जब वो कविता पढ़ा तो उसने जितने भी उसके जो जैसे आप मान के चलिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट में क्या लिखा है, फिर यहाँ से यहाँ तक, तो जितने भी पॉइंट्स हैं कितने पैराग्राफ में लिखा गया है, तो इन सब से क्या है, जो भाव गेन करेगा बच्चा वही, वो क्या है अलग अलग गेन करता है और सबको क्या है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही समझ में आता है। इस वजह से कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भिन्न भिन्न भाव भूमि। ठीक है ना दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्या है अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है दोस्तों, जैसे ये दोस्तों ये क्वेश्चन है, ये क्या है, फैक्ट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको इसका डायरेक्ट आंसर पता है तो ये आप मान के चलिए सिर्फ मात्र 10 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है भाषा स्वयं में एक डैश व्यवस्था है। ठीक है, तो भाषा क्या सरल व्यवस्था है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भाषा है वो क्या है, सरल व्यवस्था नहीं है। तो ये ऑप्शन दोस्तों हमारा रॉन्ग है। अगर सरल नहीं है तो क्या जटिल है? कभी भी याद रखना, जो भाषा होती है या बच्चे को हम सिखाते हैं तो उस चीज़ को क्या हम जटिल नहीं बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा दोस्तों रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन भी क्या है हमारा दोस्तों रॉन्ग हो गया। तार्किक की अगर हम बात करें तो क्या जो भाषा होती है, तार्किक मतलब क्या होगा, रीजनिंग के संदर्भ में बात हो रही है, तो क्या रीजनिंग रीजनिंग के संदर्भ में हम बात करेंगे या तार्किक के संदर्भ में बात करेंगे कि जो भाषा स्वयं में एक रीजनिंग है, तार्किक व्यवस्था है? तो नहीं, ये फोर्थ ऑप्शन भी दोस्तों हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा और वो ऑप्शन है नियमबद्ध। तो जो नियमबद्ध तरीका है, क्या है जो नियमबद्ध तरीका है, तो भाषा स्वयं में एक डैश व्यवस्था है। तो कैसी व्यवस्था है, नियमबद्ध व्यवस्था है। अगर आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है एक्चुअल में, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आपको क्या है 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा, और आपका जो ये बाकी समय बचेगा, वो जो आपके क्वेश्चंस के जो बाकी पार्ट है, ये वाला समय आप वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इस समय का। समझ रहे ना दोस्तों? तो मेरे हिसाब से आपको दोस्तों ये बात समझ में आ गई होगी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो हमेशा याद रखना जब भी ये क्वेश्चन आएगा भाषा स्वयं में एक डैश कौन सी व्यवस्था है, तो नियमबद्ध व्यवस्था है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम दोस्तों इस क्वेश्चन को समझें, तो मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा सभी दोस्त क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ते रहें ताकि आपकी एक पढ़ने की जो आदत है वो डेवलप हो सके। तो क्वेश्चन कह रहा है नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो चाहे नाटक की बात हो चाहे एकांकी, ठीक है ना दोस्तों, अगर या कथा कह सकते हैं आप एकांकी को, पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो उच्चारणगत शुद्धता की बात हो रही है, या नाटक के शास्त्रीय तत्व की बात है, या मौन पठन की बात है, या संवाद अदायगी की बात है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, मौन पठन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब नाटक और एकांकी, अगर आप किसी भी चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे चाहे आप पढ़ा रहे हैं उसे
या किसी बच्चे से पढ़ने पढ़ाने, ठीक है, पढ़ने के लिए कह रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो क्या है, इसमें मौन की बात नहीं होगी। तो ये ऑप्शन तो दोस्तों वैसे ही रॉन्ग हो गया। इसके बाद क्या है, नाटक के शास्त्रीय तत्व, जो तत्व हैं वो नाटक में प्रस्तुत तो किए जा रहे हैं, तो वो लेकिन क्या है, नाटक के शास्त्रीय तत्व से हम इसको लिंक नहीं कर सकते हैं। तो नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या नहीं है, तो नाटक के शास्त्रीय तत्व भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये ऑप्शन भी दोस्तों हमारा रॉन्ग होगा। सबसे महत्वपूर्ण हमें बताना है, क्योंकि उच्चारणगत शुद्धता, देखो जब तक बच्चा गलती नहीं करता है तब तक बच्चा सीखता नहीं है, इसलिए क्या है, जो उच्चारणगत शुद्धता है, ये ऑप्शन भी दोस्तों हमारा रॉन्ग है। अब बचा दोस्तों संवाद अदायगी। अगर अदायगी की हम बात करें तो इसको हम प्रतिफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिफल। मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे आप, किसी ने आपसे कुछ कहा और वहाँ से भी आपको रिस्पॉन्स मिला, ठीक है ना दोस्तों, जिससे आप संवाद अदायगी दोनों में का अगर हम लिंक करें तो ये क्या है, कम्युनिकेशन। आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, किससे कैसे बात कर रहे हो, या अंतरक्रिया डायलॉग के संदर्भ में जो बात हो रही है। तो इस वजह से जो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है वो है दोस्तों फोर्थ ऑप्शन। तो नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संवाद अदायगी, या फिर कम्युनिकेटिव या अंतरक्रिया के संदर्भ में बात हो रही है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में कहा है दोस्तों, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे या देंगी। ठीक है, तो कक्षा 8 की बात हो रही है, मतलब क्या है, उच्च प्राथमिक स्कूल कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यालय के संदर्भ में बात हो रही है। के लिए संदर्भ में चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो परिकथा के संदर्भ में बात, आप ये बताइए, कक्षा 8 की बात है तो परिकथा की बात नहीं बनेगी, इसको हम ऑप्शन को हम रॉन्ग करेंगे दोस्तों। राजा रानी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जब अगर प्राइमरी कक्षा की बात होती तो वहाँ पे भी क्या है, कविता के संदर्भ में बात सही होती, राजा रानी के संदर्भ में बात सही नहीं है, इसलिए क्या है दोस्तों, ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। पशु पक्षी की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, जब परिकथा के संदर्भ में बात नहीं है, राजा रानी के संदर्भ में बात नहीं है, तो पशु पक्षी के संदर्भ में भी बात नहीं होगी, क्योंकि हम जो जोड़ देंगे 8वीं कक्षा के लिए बात है, तो साहित्य में जो चयन होगा वो क्या है, रहस्य और रोमांच के संदर्भ में बात होगी या साहित्य के संदर्भ में बात होगी। जब भी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के संदर्भ में बात होती है तब क्या है दोस्तों, साहित्य का क्या है दोस्तों, प्रचलन एक हिसाब से बढ़ जाता है इन कक्षाओं में, और उस समय क्या है, रहस्य और रोमांच की बात होना आरंभ हो जाता है। इस वजह से ये जो ऑप्शन है दोस्तों वन, ये वाला, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन जो है, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे या देंगी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रहस्य रोमांच को। किसको महत्व देंगे, रहस्य रोमांच को महत्व देंगे। मेरे हिसाब से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, अगर आप इसे नंबर ऑफ़ टाइम्स देखेंगे तो आपके अंदर दोस्तों एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और किसी भी क्वेश्चन को आप 2 से 3 मिनट में आराम से हल कर लेंगे। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप क्या है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। बस जो ये वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं, जो हमारी हिंदी पेडागोजी पे आज 13th वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगा, अगर आप इन वीडियोज़ को नंबर ऑफ़ टाइम्स देखेंगे तो, और बाकी आप बिल्कुल भी कहीं बिल्कुल परेशान ना हो, ना आप ज़्यादा भटकें। बाकी वो एज़ पर योर चॉइस है, अगर आप किसी और दूसरे संस्थान से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप दूसरे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसमें भी कोई वैसी कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है। लेकिन आप जुड़िए कहीं नहीं, ताकि क्या है, आपको सफलता प्राप्त हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन क्या है, जो मैंने अगर आप मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है इसको आप नंबर ऑफ़ टाइम्स देखें। अगर आपको कहीं भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि क्या है, जो भी अगर आपकी समस्या होगी तो उसको मैं, जो आप कमेंट में बताएंगे मुझे कि ये समस्या है, उस पर क्या है हम वीडियो लेके आएंगे, ताकि क्या है आपकी उस समस्या का हम समाधान ढूंढ सकें। बाकी दोस्तों ये हमारा आज का ये सेशन जो था क्वेश्चंस का, वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी कोई भी दोस्त अगर मेरे से जुड़ के सीटेट या टेट की तैयारी करना चाहता है वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसमें दोस्तों मैंने CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दोस्तों, इसके मैंने 9 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। और हिंदी पेडागोजी की अगर हम बात करें, हिंदी पेडागोजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र की भी दोस्तों मैंने 12 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। आप ये सभी पार्ट्स दोस्तों मेरे चैनल को विजिट करके और जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये प्लेलिस्ट आप देखें, नंबर ऑफ़ टाइम्स देखना चाहते हैं,
तो आप मेरे चैनल को, इसके लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों। और साथ में आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करें, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका एक प्रॉफिट होता है दोस्तों सब्सक्राइब करने का, कि जो भी नोटिफिकेशन, किसी भी न्यू नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, या फिर किसी भी सब्जेक्ट्स के संबंधित कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। इसलिए आप क्या है, मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और मेरे चैनल को आप फॉलो भी करें। लेकिन और साथ में आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके, चाहे टेट की बात हो चाहे सी टेट की बात हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके 100+ मार्क्स आएँ, तो आप मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें। हम इसमें धीरे धीरे मैथ्स और साइंस की वीडियोज़ भी लेके आएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।